वीड मैनेजमेंट टॉपिक, जिससे आईसीआर के सभी एग्ज़ाम्स तथा सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 4 से लेकर 5 क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं, उसके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे: कंसेप्ट ऑफ वीट, वीट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट्स, वीट ग्रोथ स्टेजेस, क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन्स, क्रिटिकल वीट पीरियड ऑफ वीट कॉम्पिटिशन्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कॉम्पिटिशन्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीट्स, वीट कंट्रोल मेथड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चरल मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल, फिजिकल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल्स, बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल, देन पढ़ेंगे केमिकल वीट कंट्रोल को। अब हम केमिकल वीट कंट्रोल को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स फॉर्मुलेशंस, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस, कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, देन डोजेज ऑफ हर्बिसाइड्स, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड ऑन द क्रॉप, फेट ऑफ हर्बिसाइड्स इन द सॉइल। देन इसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट के बारे में, जिससे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वीट मैनेजमेंट, जो कि 13वां चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी बुक का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीट होता क्या है। तो कोई भी ऐसा प्लांट जो ऐसे प्लेस पे उग रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी या ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीट। ए वीट इज़ अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। वीट इज़ एन अनवांटेड प्लांट, ठीक है, अनावश्यक प्लांट है। ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस, मतलब कि कोई प्लांट जिसको उस जगह पे नहीं लगना चाहिए था, उस जगह पे वो लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वीट। ए प्लांट दैट इज़ एक्सट्रीमली नॉक्सियस, यूजलेस, अनवांटेड और पॉइजनस, तो इनको हम वीट की कैटेगरी में रख सकते हैं। एनी प्लांट और वेजिटेशन एक्सक्लूडिंग फंगाई इंटरफेयरिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, तो उसको भी हम वीट कहेंगे। अब सबसे पहले बार क्वेश्चन आता है कि वीट शब्द किसने दिया है? तो वीट शब्द खरपतवार, ये जत्रटुल ने दिया है। देन अब हम बात करें तो वीट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। तो वीट्स जो सभी रिसोर्स होते हैं या जो इनपुट्स होते हैं, उनके साथ प्लांट के साथ कॉम्पीट करता है और जो मेनली प्लांट की ईल्ड और क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। देन हम पढ़ेंगे लॉसेस इन क्रॉप ईल्ड्स। तो ये क्रॉप की ईल्ड को किस तरह से लॉस करता है। तो अगर देखें, सोयाबीन, मेज, पोटैटो, वेजिटेबल, फॉडर और रूट क्रॉप्स हैं, इनमें 30 से 40% ईल्ड में रिडक्शन हो जाता है सामान्यतः एवरेज देखें तो। और अगर सीरियल्स में देखें तो 15 से 20% सीरियल्स में एवरेज लॉसेस होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ईल्ड लॉसेस हो रहा है, जो अपना ब्रॉडकास्ट सनराइज में, वो ज़्यादा होता है ट्रांसप्लांटिंग के कंपैरिजन में। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें क्या होती है, पडल्ड फील्ड होती है, जो कि वीट को फेवरेबल कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करती जिससे कि वीट ग्रो कर सकें, और इससे वीट की पॉपुलेशन कम हो जाती है। जबकि हम बात करें अपलैंड राइस कल्टीवेशन की या ब्रॉडकास्ट जो या डायरेक्ट सोन जो मेथड्स हैं, उनमें क्या होता है, वीट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इन्फेस्टेशन। देन हम बात करें द लॉस ऑफ क्वालिटी। तो जो वीट होते हैं वो जो प्रोड्यूस की क्वालिटी है उसको घटा देते हैं। इनके सीड्स प्रोड्यूस के सीड ग्रेन के साथ मिल जाते हैं, जो कि ह्यूमन कंजप्शन में चले जाते हैं, और ये अनवांटेड होते हैं, तो इस कारण वो उसको ग्रेन को हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि धतूरा हुआ, आर्जिमोन हुआ, ब्रेसिका हुआ, ये हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। दैन हम बात करें तो ये जो अपने वीट होते हैं वो अल्टरनेटिव होस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो अपने डिफरेंट पेस्ट और डिसीजेस हैं। जैसे कि अपन बात करें ग्राम में, रेड ग्राम में, तो रेड ग्राम का जो ग्राम कैटरपिलर है वो किस पे उसका अल्टरनेटिव होस्ट है। तो एक तो है अपना धतूरा और दूसरा है एमरंथस। दैन कैस्टर का हैरी कैटरपिलर, तो इसके लिए क्रोटोलेरिया स्पीसीज अल्टरनेटिव होस्ट की तरह काम करती है। राइस में जो स्टेम बोरर है उसके लिए इकाइनोक्लोआ और पेनिकम अल्टरनेटिव होस्ट की तरह काम करती है। जबकि वीट में जो ब्लैक रस्ट होता है उसके लिए एग्रोपायरोन रेपेंस काम करता है। देन पार्ले मिलेट में जो एर्गॉट होता है, एर्गॉट ऑफ बाजरा, ये इसके लिए कैनकरस सेलेरस जो अल्टरनेटिव होस्ट होता है। जबकि मेज में डाउनी मिड्यूल के लिए अल्टरनेटिव होस्ट सैकरम स्पॉन्टेनियम है। पीनट स्टेम नेक्रोसिस डिसीज़ जो ग्राउंडनट का है उसमें पार्थेनियम हेस्टोफिलस अल्टरनेटिव होस्ट की तरह काम करता है। जबकि शुगर बीट में जो लीफ कर्ड वायरस है शुगर बीट का, उसे कॉमन या लैम्प्स क्वार्टर्स अल्टरनेटिव होस्ट होता है। जबकि मेज में जो मेज लीफ ड्वार्फ मोज़ेक वायरस है वो जोहानसन ग्रास उसमें अल्टरनेटिव होस्ट होता है। और वीट में जो पाउडर मॉड्यूल होता है उसमें वाइल्ड ओट
एविना फतुआ जंगली जई अल्टरनेटिव होस्ट की तरह काम करती है। अब जो वीड्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि ये जो कुछ मॉस्किटोज़ वगैरह हुए, इनके लिए क्या करते हैं कि आश्रय का काम करते हैं, और ये मॉस्किटोज़ वगैरह या तो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं या फिर इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। कुछ वीड्स पॉइजनस होते हैं, इनके सीड्स हुए, ठीक है, और कुछ वीड्स क्या हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण की क्या हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है एक विशेष टाइम में। जैसे कि अपन बात करें पार्थेनियम वगैरह के बारे में। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में, तो करीब 30,000 वीट की स्पीसीज़ उपस्थित हैं, जिसमें से 18,000 जो स्पीसीज़ हैं वो क्रॉप में बहुत ज़्यादा लॉसेस पहुंचाती हैं। अब हम देखें कि हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं वीट से। तो सबसे पहले बात करें हे फीवर एंड अस्थमा, ये जुड़ा है वो पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया एंड फ्रैंसेरिया से। देन हम बात करें डर्मोटेसिस स्क्रीन एलर्जी, ये पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया से जुड़ा हुआ है, स्क्रीन एलर्जी और डर्मोटिटिस, तो ये पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया। जबकि हे फीवर और अस्थमा किससे जुड़ा हुआ है, पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया एंड फ्रैंसेरिया से। इसके बाद इन्फ्लामेशन जुड़ा है ओट्रिका स्पीसीज से, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये ब्रश बीट से जुड़ा हुआ है। जबकि मलेरिया, इंसेफेलिटिस एंड फाइलेरिया कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, तो जो इंसेफेलिटिस है, फाइलेरिया और मलेरिया, ये क्या होता है कि जो एक्वेटिक वीड्स जैसे कि पिस्टिया, लेंसिलोटा, साल्विनिया, ऑरिकोलाटा, ये क्या होते हैं कि ये जो इनके जो वाहक हैं डिसीजेस के, उनके लिए आश्रय का काम करते हैं, तो इस कारण ये इसमें सहायता करते हैं। अब हम बात करें कि ड्यूरेशन, वीट कितने ड्यूरेशन के वो होते हैं। तो सबसे पहले के जो अधिकांश वीट्स हैं वो होते हैं एनुअल, and their duration is a short. They complete their life cycle within an year or in a season. Generally, they multiply by the seeds and produce large number of seeds per plant. Prevention of the flowering or removal of the annual weeds before the flowering. अधिकांश जो वीड्स होते हैं वो या तो एक सीज़न में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर वो एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो एनुअल जो प्लांट होते हैं, एनुअल वीट प्लांट होते हैं, वो जनरली सीड के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमारे लिए उनको फ्लावरिंग से पहले ही अपनी फील्ड से नष्ट कर देना चाहिए। अगर उन्होंने फ्लावरिंग हो गई और उनमें सीड सेट हो गया, तो फिर वो आगे की जो फसल हम शो करेंगे उसमें दिक्कत देगा। एनुअल वीड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एमरंथस हुआ, आर्जिमोन हुआ, एविना फतुआ, कैलवुशियास, चिनोपोडियम एल्बम, किलियोमा विस्कोसा, ये सभी इसमें आते हैं। देन हम बात करें वाई एनुअल वीड्स, तो ये 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पहली साल में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, जबकि सेकेंडरी साल तो दूसरी साल होती है उसमें ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के साथ साथ सीड सेट भी इसी साल होता है। तो वाई एनुअल वीड्स में कौन कौन से आ जाएंगे अपने, अल्टर नैंथेरा, एचिनाटा और एकॉर्निया एंटाइवस, और जो अपना डायस्कोरोटा भी होता है वाइल्ड, वो भी इसी में आ जाता है। अब हम बात करें पेरेनल वीड्स की, तो ये क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को 2 या 2 से ज़्यादा साल में कंप्लीट करते हैं। These weeds propagate vegetatively in the addition to the seeds. The most common and the problematic perennial weeds are the Cynodon, Dactylon and Cyprus rodentus. तो perennial weeds को ज़्यादा टाइम लगता है, और जो सामान्यतः वेजिटेवली प्रोपोगेटेड होते हैं सीड्स के कंपैरिजन में। और इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पेरेनल वीड्स कौन कौन से, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो है अपना साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, और दूसरा है साइप्रस रोडेंटस, एक दुबघास और दूसरा मोथा। अब हम बात करें कॉटिलिडियन के बेस पे, तो इसके आधार पे हम मुख्यतः 3 तरह से बांट सकते हैं। एक है मोनोकॉट, जिनमें एक कॉटिलिडियन पाया जाता है, जिसमें ग्रैमिनी कुल के सदस्य आते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना जो ये काइनोक्लुआ कॉलम वगैरह हो गए, ये सभी इसमें आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें जो सेजेस वगैरह होती हैं, या जो साइप्रसी कुल के सदस्य होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं सेजेस में। और हम बात करेंगे इसके बाद जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडियन पाए जाते हैं, और इसमें बाकी सभी वीड्स आ जाते हैं जो जिनमें चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं। और जबकि बात अपन करें जो ग्रेमिनी कुल के सदस्य होते हैं, इनमें 2,4-D के प्रति ये इनफेक्टिव होते हैं, जबकि सेजेस ये इफेक्टिव होते हैं, और ये भी मतलब कि इन पे ये 2,4-D इनको किल कर देगा, और इनको भी किल कर देगा, बस इनको किल नहीं करेगा, ये प्रतिरोधक क्षमता दर्शाते हैं। Some herbicide like the 2,4-D, MCPA, etc. are the more effective on the dicotyledonous weeds will develop on
एंड फ्लूक्लोरेलिन आर मोर इफेक्टिवली ऑन द मोनोकोटिलिडनस सीड्स बीट्स। तो जो 2,4-D हुआ, MCPA हुआ, MCPB हुआ, तो ये डाइकोट जो वीट्स हैं उनको मारते हैं, जबकि जो अपना डेलापॉन वगैरह और फ्लूक्लोरेलिन हुआ ये मोनोकोटिलिडनस वीट्स के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मोनोकोट हैव a narrow and upright leaves, where the dicots have a broad and horizontal leaves with the terminal buds visible at the tip। तो ये इनके एग्जांपल हैं कौन कौन किसमें क्या पाया जाता है। तो ग्रासेस मतलब जो घास जो ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उसमें है अपना इकाइनोक्लोआ कोलोनम, दूसरा है डेजिटेरिया सैंग्विनैलिस, इसके बाद पेनिकम रेपेंस, क्लोरोसिस बरवाटा, ट्रैगस बाइफ्लोरस, इल्यूसिना इंडिका और साइनोडा डेक्टाइल। तो ये इसमें आते हैं। देन हम बात करें सेजिस के बारे में, तो इसमें साइप्रस रोडेंटस और साइप्रस डिफॉर्मिस। इसके बाद ब्रॉड लिव्ड वीडियज में आते हैं कैलोशिया अर्जेंटिया, क्लोमा विस्कोसा, एलिप्टिका एल्वा, डेजेरा अर्वेंसिस और ल्यूकस एस्पेरा। इसमें ये डाइकोट वीट्स के अंतर्गत आते हैं। देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर देखें तो वही है कि कौन कौन से किसमें आता है। ग्रेमनी कुल के सदस्य मोनोकोट हैं, और जो साइप्रेसी कुल के सदस्य सेजेस हैं, और जो डाइकोटिलिडेस हैं उनकी ब्रॉड लीव्स वीट्स। देन हम बात करें प्रॉब्लमेटिक वीट्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सबसे पहले बात करते हैं साइप्रस रोडेंटस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीट प्रेजेंट इन द 92 कंट्रीज, क्लोजली फॉलोड बाय द साइनोडॉन डेक्टाइलॉन प्रेजेंट इन द मोर देन 80 कंट्रीज। तो जो अपना सबसे विश्व में खतरनाक जो वीट अगर माने अपन तो वो कौन सा है, साइप्रस रोडेंटस, जो कि करीब 92 देशों में पाया जाता है और ये करीब 52 क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। ये और एक पेरेनल वीड है। इसके बाद अपन दूसरे नंबर बात करें तो साइनाडॉन जो डेक्टाइलॉन है ये करीब 80 कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो बोथ द वीड्स आर द पेरेनुअल मेनली प्रोपोगेटेड बाय द वेजिटेटिव मीन्स एंड आल्सो बाय सीड्स। तो ये इनके स्टेटस रैंक के अकॉर्डिंग में, तो ये इनके रैंक के अकॉर्डिंग दिया है। तो साइप्रस रोडेंटस वर्ल्ड का सबसे घातक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है साइनाडॉन डेक्टाइलॉन, जिसे हम बोलते हैं बर्मुडा ग्रास, जबकि साइप्रस रोडेंटस इनके ये नाम भी दिए हुए हैं। जबकि इकाइनोक्लोआ कोलम को ब्रेनियार्ड ग्रास बोलते हैं, इकाइनोक्लोआ क्रूसिगोली को क्या बोलते हैं, जंगली ग्रास, जंगली राइस, एंड इल्यूसिना इंडिका को गॉसे ग्रास, सोरगम हेल्पेंस को जॉनसन ग्रास, और इकोनिया क्रेप्सिस को वाटर हाइथिन्स, और चीनोपोडियम एल्बम को फैट हैन। इस तरह से इनके नाम हैं। कॉन्वोल्वुलेंस अर्वेंसिस के फील्ड वाइंड वीड। तो ये सब इसके फैमिली वगैरह भी दिए हैं। ब्रॉडलीफ कौन कौन सा पेरेनल है, तो ये दोनों पेरेनल हैं, ये 3 पेरेनल हैं, यहाँ पे ये पेरेनल है और बाकी सारे एनुअल। देन बात करें सेजेस कौन कौन सी हैं, तो अपना साइप्रस रोडेंटस सेजेस है, बाकी अपना जो साइनोडॉन डेक्टाइलन है वो ग्रास है। तो ये इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ क्रॉप्स में, नंबर ऑफ कंट्रीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा घातक यही है, क्योंकि 92 कंट्रीज़ में पाया जा रहा है। देन 80 कंट्रीज़ में पाया जा रहा है अपना साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। तो ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक उसमें डायरेक्ट सीक्वेंस में आप लगाओ कि जो कौन से दुनिया में सबसे घातक है, और यहाँ पर डायरेक्ट नाम आ सकता है कि कॉमन नेम से। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीट्स, मतलब कि वीट्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले की सीड प्रोडक्शन एंड सीड साइज़। तो वीट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सीड्स उत्पन्न करते हैं, और क्या होता है जो सीड का साइज़ होता है वो छोटा होता है। अब देखो सीड का साइज़ छोटा होगा तो उसमें क्या होगा कि लिमिटेड मात्रा में ही जो फूड स्टोर होगा, संचित होगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि अगर हम उसको ज़्यादा सॉइल में गहराई पे अगर बो देंगे तो वो क्या होगा, जर्मिनेट जो अगर गहराई पे अगर वो गिर गया किसी भी कारण से, टिलेज वगैरह के कारण, तो क्या होगा वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको जनरली ऊपर ही सॉइल पे जो अपने वीट सीड्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि कितने कितने वीट के सीड्स देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट एंड 1000 सीड वेट ऑफ सम इम्पोर्टेंट वीट्स एंड क्रॉप्स। सबसे पहले हम देखें ब्रेनियार्ड जो ग्रास है हमारा, उसमें करीब नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट कितने हैं, 7160, जबकि वेट ऑफ 1000 सीड्स कितना है ग्राम में, तो 1.40 ग्राम। देखो कितने छोटे छोटे सीड्स हैं। अब हम देखें लैम्स क्वार्टर्स के बारे में, तो इसमें करीब 72,450 सीड बनेंगे एक प्लांट पे, और 1000 सीड का वजन करीब 0.7 ग्राम होगा। जबकि हम बात करें
राइस के बारे में देखें तो राइस में करीब 1000 सीड बनेंगे एक प्लांट पे, जिनका वज़न कितना होगा 22 ग्राम। और मेज में करीब 600 सीड बनेंगे जिनका वज़न होगा 280 ग्राम। जबकि ग्राउंडनट में जो अपने सीड बनेंगे वो होंगे 40 पर प्लांट और उनका वज़न होगा 500, जो अपना वेट ऑफ 1000 सीड होगा 500 ग्राम। तो देखो इसमें जो हम जब क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो क्या हो रहा है, सीड का जो वेट है 1000 सीड का, जिसको कि हम सीड वेट भी बोलते हैं, तो वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जबकि नंबर भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीड्स के लिए। जो सामान्यतः हम बात करें एनुअल जो वीड्स होते हैं, एनुअल और बाई एनुअल सीड्स होते हैं, वो जनरली रिप्रोडक्शन करते हैं सीड्स के द्वारा, जबकि जो पेरेनल वीड्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा करते हैं। अब जो सीड प्रोडक्शन की रेंज कितने से 40 से लेके 1,96,000 तक एक प्लांट से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये इतनी लंबी रेंज है इसमें। जैसे कि हम बात करें कास्कोटा स्पीसीज़ के बारे में, तो करीब 16,000 इसमें सीड बनते हैं पर प्लांट। चिनोपोडियम एल्बम में करीब 72,000 सीड बनते हैं एक प्लांट से। जबकि जो एमरैंथस स्पीसीज़ है उसमें 1,96,000 सीड बनते हैं एक प्लांट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे किससे कितने बन रहा है, डायरेक्ट पूछे जा सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। एमरैंथस स्पीसीज़ 1,96,000 सीड, कास्कोटा स्पीसीज़ 16,000, चिनोपोडियम एल्बम में 72,000, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन में 170 और साइप्रस रोडेंटस में मात्र 40 सीड्स पर प्लांट। इसके बाद कैमेलिनिया वेंगलेंसिस में 2,450, पोर्ट्यूलिका स्पीसीज़ में 1,93,000 सीड्स। तो इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। और सोलेनम नाइग्रम में 1,78,000 सीड्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें परसिस्टेंस ऑफ वीट सीड्स, तो क्या होता है कि जो अपने वीट्स के सीड्स होते हैं ये परसिस्टेंट भी होते हैं और हार्डी भी होते हैं। अब इनके परसिस्टेंट नेचर के पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा सीड उत्पन्न करते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, वाइवल सीड प्रोडक्शन करते हैं, डॉर्मेंसी हुई इनकी, जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में रहने में मदद करती है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ, रनर सकर वगैरह, ये डिफरेंट राइजोम बल्ब, इन सब के द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। दैन रैपिड डिस्पर्सल हुआ, इनहेरेंट हार्डीनेस हुई, एवेसिवनेस हुई, सेल्फ रिजनरेशन हुआ, सेलेक्टिव इन्वाजन हुई और वीट सक्सेशन। ये इसकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो इसको बढ़ने में मदद करती हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये ट्यूबर्स के द्वारा हो सकता है, नट्स के द्वारा हो सकता है, नट्स के द्वारा नट ग्रासेस में राइजोम्स एंड रूट स्टॉक से, जैसे कि बर्मुडा ग्रास और जॉनसन ग्रास। बल्ब्स की अगर बात करें तो वाइल्ड ऑनियन और गार्लिक में देखने को मिलता है। जबकि रूट्स की बात करें तो कनाडा थिस्टले, और स्टेम की बात करें तो डोडर और ऑफसेट एक्वेटिक जो वीड्स होते हैं उनमें ये हमारे ऑफसेट्स जनरली देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें सीड डॉर्मेंसी, तो सीड डॉर्मेंसी क्या होती है कि अगर एक बाइबल सीड है, मतलब कि एक जीवित सीड है, उसको हम फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि सफिशिएंट मॉइस्चर भी दे रहे हैं, सूटेबल टेम्परेचर भी दे रहे हैं, ठीक है, जो सब कुछ इसको सफिशिएंट है और फेवरेबल है, बट वो फिर भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलेंगे। तो डॉर्मेंसी क्या है, एक सर्वाइवल की मैकेनिज्म है सीड्स की। और डॉर्मेंसी मेनली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इनहेरेंट या इन्नेट या नेचुरल, जिसको हम प्राइमरी डॉर्मेंसी भी कहते हैं, जो कि वाइल्ड मस्टर्ड वगैरह में पाई जाती है। दूसरी है इंड्यूस्ड या सेकेंडरी डॉर्मेंसी, जो कि ब्लैक मस्टर्ड में पाई जाती है। और तीसरी है इनफोर्ड डॉर्मेंसी, या जो कि वाइल्ड डॉट में पाई जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपना एविना फतुआ है, वाइल्ड जई, जंगली जई, उसमें तीनों प्रकार की डॉर्मेंसीज पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी कैसे उत्पन्न हो रही है। जब सीड्स को हम सॉइल के अंदर गहराई पे अगर चला जाता है तो उसके कारण कौन सी इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी होती है। Seed of many wheat require the exposure of light for the germinations. Enforced dormancy is a non-specific character of the seeds and it is caused by the absence of red light under the ground. तो ये क्या होता है enforced dormancy, जब सीड्स सॉइल के ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उसको क्या होती है कि जो जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए वो लाइट नहीं मिल पाती उसके लिए, जो रेड लाइट है वो। तो इसके कारण क्या होता है कि उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, जो कि क्या करता है, जो फाइटोक्रोम सिस्टम्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को वगैरह को आगे की जो प्रोसेस है उसको कर देता है। बट अगर जो अपन बात करें फर रेड लाइट की, एफआर की, तो ये क्या करता है, जो सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण क्या होती है, डॉर्मेंसी आ जाती है सीड्स में।
अब हम बात करें कल्टीवेशन counters the enforced dormancy by the bringing the weeds of the surface where they are exposed to the light and the wetter aerations। अब हम कल्टीवेशन करेंगे, तो कल्टीवेशन करेंगे तो जो वीट सीड का नीचे चला गया था वो वीट सीड ऊपर आ जाएगा, और वो वीट सीड जैसे ही ऊपर आएगा तो फिर वो उसके लिए लाइट भी मिल जाएगी और एरेशन की सुविधा भी मिल जाएगी, तो फिर वो जर्मिनेट हो जाएगा। ये किस किस में पाई जाती है, तो जो लेक्टुका स्पीसीज़ हुआ, ज़ैंथमम स्पीसीज़ हुआ एंड यूमैक्स स्पीसीज़ में ये इन्फोर्ड डॉर्मेंसी पाई जाती है। अब हम बात करें इन्नेट डॉर्मेंसी, जिसे इनहेरेंट डॉर्मेंसी या जन्मजात डॉर्मेंसी भी कहते हैं। इज़ ए जेनेटिकली कंट्रोल, जो कि जेनेटिकली कंट्रोल होती है, एंड इट इज़ स्पेसिफिक टू द सर्टन वीड स्पीसीज। इन्नेट डॉर्मेंसी सीड फेल टू जर्मिनेट इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन द टॉप 3 to 5 सेंटीमीटर सॉइल एंड अंडर एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर्स एंड टेम्परेचर कंडीशंस। इन्नेट डॉर्मेंसी क्या होती है, जन्मजात होती है, इनहेरेंट होती है और ये जेनेटिकली गवर्नड होती है। इसमें क्या होगा कि सीड्स को अगर 3 से 5 सेंटीमीटर के सॉइल में भी अगर है वो, तब भी वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें रूडिमेंट्री एम्ब्रियोज हुआ, फिजियोलॉजिकली इमेच्योर एम्ब्रियोज हुआ, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ हार्ड सीड कोट्स हुआ, जिसके कारण कि क्या होगा, ये गैसेस वगैरह के और वाटर की एंट्री की इम्परमेबल हो, जैसे कि सेटेरिया वगैरह हुआ, आइपोमिया, ज़ैंथियम और कुछ जीरोफिटिक वीडी स्पीसीज में क्या होता है कि जो इन्नेट डॉर्मेंसी जर्मिनेशन इनहिबिटर्स की उपस्थिति के कारण भी हो सकती है। अब हम देखें तो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी रिजल्ट फ्रॉम द सम सर्टन फिजियोलॉजिकल चेंजेस अंडर द इम्पैक्ट of factors like a marked rise in soil temperature, increased CO2 content, low oxygen content and वाटर लॉगिंग। तो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी क्या होती है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण होती है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, CO2 कंसनट्रेशन बढ़ गया या ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम हो गया और वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई। अब हम बात करें वाइबिलिटी ऑफ सीड्स या लॉन्गेबिलिटी ऑफ सीड्स। तो सीड्स क्या होता है कि बहुत डिफरेंस पाया जाता है इसमें, कोई सीड्स 2 साल, कोई 1 साल से लेकर 100-1000 साल तक भी इनमें जी सकते हैं, जीवित उनकी क्षमता होती है। तो जैसे बात करें चीनोपोडियम में करीब 30 साल के तक वाइबल रह सकते हैं, जबकि वाइल्ड मस्टर्ड 20 साल की। जो लोटस के जो सीड्स हैं वो करीब 1000 साल तक, जैसे कि लोटस सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मंचूरियन लेक बेड हैव अ वाइबिलिटी इवन आफ्टर द 1000 years। Then immediate viability of the seeds varies from the 6 to 78%. Wheat can also shed viable seeds even when they are harvested before the full maturities. Perennial sow thistle, Schwanchus arvensis, shed viable seed even when it is cut during the flowering stage and keep in shed. Kickweed, Stellaraceous media and the Prosolana p. oleracea matured seed on uprooted plants. Weeds are also well adapted to the premature flowering and seed setting under the adverse weather conditions। जैसे कि हम बात करें चीनोपोडियम में, तो चीनोपोडियम grow as much as 30 to 50 centimeter under favorable conditions, but under the severe drought it grow up to 3 centimeter height and produce some seeds before it withers। अब चीनोपोडियम में अगर देखें तो जो नॉर्मल अगर कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, तो उसमें 30 से 35 सेंटीमीटर तक ये ग्रो करता है और जो सीड वगैरह प्रोड्यूस करता है। बट अगर ड्रॉट की कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उसमें क्या करता है, ये मात्र 3 सेंटीमीटर हाइट तक, 3-4 सेंटीमीटर हाइट तक ग्रो करेगा और उतने पे ही क्या करेगा, सीड सेट कर लेगा, जिससे कि आगे वाली जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा तो वो सीड क्या हो, आगे जर्मिनेट हो जाए। अब जो वीट डिस्पर्सल मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीट का डिस्पर्सल किस तरह से हो सकता है, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड, ऑर्गेनिक मैन्योर, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये मुख्यतः हो सकता है। तो जिनमें से अपन बात करें तो विंड क्या मेन सोर्स है अपने वीट के सीड्स का लॉन्ग डिस्पर्सल के लिए, इसके कारण इन बाकी से भी हो सकता है। और अगर अपन बात करें इम्पोर्ट से भी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। तो 1960 में जो हमने यूएसए से गेहूं को इम्पोर्ट किया था, तो उसमें पार्थेनियम हेरिस्टोफिलस आ गया था इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनिमल व्हेन ग्रेज्ड एंड द फीड विद द ग्रासेस मोस्ट ऑफ द सीड्स लॉस्ट वाइबिलिटी बट नॉट कम्प्लीटली। जब एनिमल्स को हम किसी क्षेत्र में चारा वगैरह खिलाते हैं तो वो क्या होता है, सीड्स वगैरह को खा लेते हैं। अब सीड्स को खा लिया तो कुछ तो उनकी जो आहार नलिका होगी उसमें पच जाएंगी, बट कुछ सीड्स क्या होते हैं कि वो उन जीवित बच जाते हैं, वाइबल सीड्स डाइजेशन के बाद बच जाते हैं, जैसे कि 0.2% सीड्स चिकन्स के बाद बच जाते हैं, 6.4% सिप में और 9.6% फॉर काप्स। देन फार्मयार्ड मैन्योर इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वीट सीड्स एडिशन टू द फील्ड। अब हम फार्मयार्ड मैन्योर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी क्या होता है, वीट सीड्स कई बार फील्ड में चले जाते हैं।
देन वाइडर अडेप्टेबिलिटी, इनहेरेंट हार्डीनेस और एवेसिवनेस, ये इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं। देन सेल्फ रीजनरेशंस, तो वीट्स के जो सीड्स होते हैं सेल्फ सोन होते हैं, इनके लिए कोई भी आर्टिफिशियल या फ्रेवाइल सीड बेड की ज़रूरत नहीं होती जर्मिनेशन के लिए, ये जर्मिनेट कर सकते हैं ईजिली। सिंक्रोनस बिटवीन द वीट्स एंड क्रॉप प्लांट्स, रैपिड इस्टेब्लिशमेंट होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। देन ये क्या करता है, जो शेडिंग इफेक्ट होती है, छाया वगैरह इनको टॉलरेट कर जाते हैं। क्विक रिस्पॉन्स होता है सॉइल मॉइस्चर तथा न्यूट्रिएंट के प्रति, रिलेटिव इम्यूनिटी होती है पोस्ट सीडिंग सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस की इनके प्रति। इसके बाद इनमें क्या होता है, सिलेक्टिव इन्वाजन होता है, जैसे कि हम देखें कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे कि ड्राई क्षेत्र है, ड्रॉट टॉलरेंट ड्राई क्षेत्र है, तो उसमें क्या होंगे, ड्रॉट टॉलरेंट वीट्स लगेंगे, जैसे कि ट्राइबुलस टेरेस्ट्रेस या हुआ आर्जुमेन मैक्सिकाना, या इसके बाद एरेग्रोट्रिस, यूफोरविया हिराटा एंड कैलोसिया अर्जेंटीनिया, ये सभी इसमें प्रेजेंट होंगे। बट अगर उसको हम इरीगेटेड लैंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो वीट्स होंगे वो क्या होंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे, दूसरे वीट्स उस फील्ड में लगेंगे। अब उसमें ड्रॉट वाले वीट नहीं लगेंगे। उसमें कौन कौन से वीट्स अब जनरली देखने को मिलेंगे, तो इसमें से ट्राईएंथीमा, मोनोगायना, देन फेलेरस माइनर और कैमेलिनिया वेंगलेंसिस, ये सारे वीट्स देखने को मिलेंगे। और हमने इसी को इरीगेटेड लैंड को हमने अब बदल दिया है पैडी वाली फील्ड में, तो इस क्षेत्र में फिर अब जो वीड फ्लोरा है वो चेंज हो जाएगा, जो मॉइस्चर वगैरह इनके अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन से लगेंगे, इकाइनोक्लुआ, एलेप्टिका स्पीसीज वगैरह हुआ, केसुलिया ऑक्सिलेरिस वगैरह हुआ, ये सभी इसमें लगेंगे। कैलोसिया अर्जेंटियाना एंड ट्राइलोबोरस टेरेस्टेरिस आर द डोमिनेंट ऑन द सैंडी एंड लाइट टेक्सचर्ड सॉइल। तो जो सैंडी और लाइट टेक्सचर्ड सॉइल होती है उनमें कैलोसिया अर्जेंटियाना एंड ट्राइबुलस टेरेस्टेरिस ज़्यादा देखने को मिलता है। दैन ट्राईएंथीमा, मोनोगायना एंड ए विरिडस infects the heavy and the fine textured soil. कोरोनोपस डिडियमस एंड चिकोरियम एंटाइवस, जो अपनी क्रोनोपस और चिकोरियम स्पीसीज हैं, ये जनरली क्लोजली ग्रोन क्रॉप या फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप में, जैसे कि अपन बात करें ल्यूसन और बरसीम, इनमें ग्रो करना पसंद करती हैं। देन हम बात करें वीट सक्सेशन, तो वीट सक्सेशन क्या होता है कि इनमें हम कोई जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होता है, ये अडाप्टेशंस करते जाते हैं और इनमें डेवलपमेंट होते जाते हैं न्यू रेसेस के, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के, जो कि क्या होते हैं एक ही स्पीसीज में होते हैं। जिस इन रेसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इकोटाइप्स बोलते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ हर्बिसाइड कंट्रोल द नॉर्मल रेसेस ऑफ द वीट स्पीसीज, रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इकोटाइप्स of which may sometimes prove tolerant to the herbicide. Such agricultural ecotypes are then called chemotypes. जब हम किसी फील्ड में कई सालों तक अगर एक ही हेर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर उसके लिए, वीट के लिए, तो उस हेर्बिसाइड में क्या होगा, उसके प्रति जो रेसेस हैं वो बनने लगेंगे, और जो रेसेस बनेंगे उनके प्रति जो नॉर्मल रेसेस, उस पर तो हेर्बिसाइड काम कर रहा है, बट जो न्यू रेस बनेंगे उस पर क्या होगा, हेर्बिसाइड के प्रति वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं कीमोटाइप्स। इसके हम एग्जांपल अगर देखें तो पंजाब में हमने बहुत ज़्यादा आइसोप्रोटेरियन किया फेलेरस माइनर को कंट्रोल करने के लिए वीट में, तो फेलेरस माइनर की पॉपुलेशन तो कम हो गई, बट उस क्षेत्र में क्या हुआ, एविना फतुआ की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, तो दूसरा वीट उसकी जगह आ गया। दैन हम बात करें तमिलनाडु में, तो ब्यूटाक्लोर का यूज़ कर रहे थे राइस में इकाइनोक्लोआ को कंट्रोल करने में, तो उसको उसकी जगह कौन सा आ गया, साइप्रस स्पीसीज। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहते हैं। देन हम बात करें रूट सिस्टम की, तो मोनोकोटिलिनेस जो सीड्स होते हैं वो शुरुआती स्टेज होती है, उसमें क्या करते हैं, सेमिनल रूट्स पर डिपेंड करते हैं, और फिर क्या होता है, जो नोडल रूट्स विकसित हो जाती हैं तो वो फिर सॉइल को टाइटली पकड़ लेती हैं, इसके कारण उनको बाद की अवस्था में कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। जबकि जो डाइकोटिलिडनस सीड्स होते हैं, जो वीट होते हैं, उनमें क्या होता है कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो क्या होता है और विकसित होती जाएगी और उनको कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। अब बात करें टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मेनली 3 प्रकार की फोटोसिंथेसिस होती है, C3, C4 और कैम प्लांट। तो अधिकांश जो अपने वीट होते हैं वो किस मैकेनिज्म में आते हैं, वो C4 तरह का फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस पे सह सकते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो CO2 कंसनट्रेशन है उसके लिए कम CO2 कंसनट्रेशन के प्रति भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दैन इसके बाद करें वीट परसिस्टेंस, तो इसमें मेनली अगर देखें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हुआ, जैसे कि टॉलरेंस टू शेडिंग इज़ अ मेजर एडेप्टेशन इनेबलिंग द वीट टू परसिस्ट। इसके बाद सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर वगैरह हुआ, तो ये भी जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है।
जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड डॉर्मेंसीज विच इज़ अ मेजर सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द वीट्स, रेनफॉल वगैरह ये भी इसको इफेक्ट करती है। अब हम बात करें जैसे कि कोई टेम्परेट रीजन है तो उसका वीट क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में जनरली ग्रो नहीं करता, और अगर कोई ट्रॉपिकल रीजन का वीट है तो वो टेम्परेट रीजन में ये ग्रो नहीं करता। इसके बाद हम बात करें विंड, विंड भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करती है वीट के जो क्या होता है स्प्रेड करने में और उसके डिसेमिनेशन में। हम बात करें एडाफिक फैक्टर्स की, तो एडाफिक फैक्टर्स में जो सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो आ जाते हैं, जैसे कि पीएच वगैरह हुआ, एयरेशन वगैरह हुआ, तो ये सभी इसमें आते हैं। देन सबसे पहले बात करें तो इसमें अगर कोई क्षारीय भूमि में हो रहा है, जैसे कि 7.4 से लेकर 8.4 तक जो पीएच किसी किसी वीट के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि बात करें एल्कली ग्रास, पक्सिनेलिया स्पीसीज एंड क्वेग्रास आर एग्रोपायरोन स्पीसीज, ये क्या है, वेसोफिल्स हैं जनरली। कुछ वीट्स क्या होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, जो कि अम्लीय मृदा में ग्रो करना पसंद करते हैं, जैसे कि 4.4 से 4.5 से लेकर 6.5 के जो पीएच करीब रेंज में, जैसे कि साइनोडॉन डैक्टाइलोन हो गया, टेरिडियम हो गया, बोरेरिया हो गया, डिजिटेरिया, ये सभी एसिडोफिल्स के एग्जाम्पल हैं। देन कुछ जो वीट्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मतलब कि जो नेचुरल सॉइल कंडीशंस में, न्यूट्रल सॉइल कंडीशंस में ग्रो करना पसंद करते हैं, जैसे कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में करीब। तो इसमें कौन से आते हैं, लेगास्का, मोलिस, यूफोर्बिया वगैरह इसमें आ जाते हैं। अब हम बात करें जो थैच ग्रास होता है, तो ये एम्पैराटा सिलेंड्रिका, तो ये जो अपनी कम फर्टिलिटी वाली सॉइल्स में ये ग्रो करना पसंद करेगा। अगर कोई सॉयल एरिया है वहाँ पे जो अपना वीट है, वहाँ पे अगर अपन क्रॉप अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं तो वो वीट के लिए तो वो इतनी अच्छी सॉइल फेवरेबल होगी कि वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देगा वीट इसमें। कैमेलियन वेंगलेंसिस thrive well in the moist soil while the thatch grass, quack grass persist even in the drought conditions। और जो टाइफा होता है ये क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशंस में भी देखने को अच्छे से मिल जाता है। दैन बायोटिक फैक्टर्स में तो बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स वगैरह हुए। दैन हम देखें तो डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ग्रास, तो इनमें कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले कोड के अकॉर्डिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कोड है। दैन अगर हम सबसे पहले इसका डायरेक्ट सीक्वेंस किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जनरली जेआरएफ में। तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज में सबसे पहले क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के पहले के बाद क्या होगा, सीडलिंग होगी, सीडलिंग के बाद टिलरिंग होगी, टिलरिंग के बाद स्टेम एलोंगेशन होगा, स्टेम के बाद एलोंगेशन होने के बाद बूटिंग स्टेज आ जाएगी। अब बूटिंग स्टेज आ गई तो बूटिंग के बाद क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस का इमरजेंस होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस लग गया, अब इन्फ्लोरेसेंस लग गया तो एंथेसिस होगी, एंथेसिस हो जाएगी तो फिर क्या पॉलिनेशन वगैरह हो जाएगा, और उसमें मिल्किंग स्टेज आ जाएगी सीड सेट में होने में। मिल्किंग हुई तो फिर क्या होगा, डॉज स्टेज आ जाएगी, और डॉज के बाद क्या हो जाएगा, रिपनिंग स्टेज आ जाएगी। तो ये मुख्यतः 10 स्टेजेस हैं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब वीट ग्रोथ स्टेज, तो yearly stages of the wheat growth are the important for the wheat control। सीडलिंग स्टेज इज द सबडिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द लीफ नंबर। तो हम जो सीडलिंग स्टेज है उसको लीफ नंबर के आधार पर भी डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर कॉलर वाइवल हो रही है लीफ की उसको लिए, और अगर जो दूसरी लीफ निकल आई तो उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि ये लीफ है। और अगर हम डाइकोटिलीडनस वीट्स में अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो लीफ इज अ कंसीडर्ड फॉर द काउंटिंग व्हेन द सब्सिक्वेंट लीफ इज अ हाफ ऑफ इट्स साइज ऑफ और द इंटरनोडल लेंथ ऑफ द न्यू लीफ इज मोर देन 1। द important growth stages of the broad leaved weeds are the germination, seedling stage, branching, flowering, seed development and maturity। तो जो डाइकॉट्स वीड्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वह सबसे पहले जर्मिनेशन होगा, देन होगा सीडलिंग स्टेज, देन ब्रांचिंग स्टेज, फ्लावरिंग होगी, फिर सीड डेवलपमेंट होगा और फिर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं मुख्यतः। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्रॉप वीट कंपटीशन। तो क्रॉप वीट कंपटीशन में क्या होता है कि जो हमारा वीट होता है, खरपतवार होता है, वो मुख्य फसल के साथ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। किस किस में देखो, न्यूट्रिएंट वगैरह हुआ, वाटर हुआ, लाइट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इन सभी और छोटे मोटे कारक और डिफरेंट उनके प्रति भी ये उसके प्रति करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट। तो जो वीट होता है वो अपनी मेन क्रॉप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है। जैसे कि अपन देखें, न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय द मेज एंड इट्स एसोसिएट वीट्स वाइज एमरंथस, पोर्टुलेका एंड डेजिटेरिया सो दैट द वीट कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। एंड इसके बाद अगर अपन
Then wheat biomass may account for the 50% of the total biomass in the maize field, consuming around the 64 to 83% of the nutrient locked up in wheats. तो 64 से लेकर 83% जो न्यूट्रिएंट है वो वीट्स ने ले लिए हैं, अगर अच्छे से वीट की पॉपुलेशन है तो अपनी मेन फसल के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ये देते हैं। ऐसे अपन देखें ग्राउंडनट में तो द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय द वीट्स आर कंसीडरेबल, स्पेशली फास्फोरस एंड पोटेशियम विच आर द मोर देन 80% ऑफ द टोटल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप एंड इट्स एसोसिएट्स वीट्स। तो इस डाटा से अगर हम देखेंगे तो हमको ईजिली पता चल जाएगा कि मेज कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एमरंथस और पोर्टिलिका कितना, जो वीट्स हैं वो कितने ज़्यादा इसके कंपेरिजन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये। तो ये वीट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब में। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए तो ये फसल को मुख्यतः न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे और उसकी क्या ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये अब ग्राउंडनट का एग्जांपल है। ग्राउंडनट में भी वही नाइट्रोजन कंटेंट तो ठीक है वीट का, बट ये क्या कर रहा है अपना फास्फोरस वगैरह और पोटास में ये दिक्कत दे रहा ज़्यादा। तो जो क्रॉप वीट से इन्फेस्टेड होगी उसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसीज देखने को मिलती हैं। Certain weeds not only causes depletion of the soil nitrogen by their absorption but also induces nitrification। जैसे कि नट सेज के बारे में देखें तो ये क्या करता है, कार्बन कंपाउंड्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। वैन हम बात करें कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइट, तो जनरली क्या होते हैं वीट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो वीट की ग्रोथ तेज़ होगी तो क्या होगा कि जो अपनी मेन क्रॉप है ये उसके ऊपर ढक लेगा, तो ये उस पर सैड करेगा जिसके कारण कि उसको प्रॉपर PAR अपनी मेन क्रॉप को नहीं मिल पाएगा और उसके कारण उसकी क्या होगा फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी। बट अगर अपन बात करें जो छोटे वीट्स भी होते हैं, तो अब छोटे वीट्स भी हैं तो वो भी क्या करेगा कि जो अपनी क्रॉप है उसकी निचली पत्तियों को तो ढक ही लेगा कम से कम, तो इससे भी वो यील्ड को रिड्यूस कर देता है। Due to the shedding, crop plants may have a thin pale green leaves with a reduced number of the vascular bundles and the meristem cells। देन हम बात करें कंपटीशन ऑफ वाटर, तो कंपटीशन ऑफ वाटर से मतलब जल के लिए प्रतिस्पर्धा, तो उससे पहले हमारे लिए समझना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है। हमारे लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितने अमाउंट में हमारे लिए वाटर लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन रेशियो बोलते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो जो वीट्स के लिए क्या होता है ट्रांसपिरेशन रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वीट्स हैं उनके लिए किसी ड्राई मैटर को एक किलोग्राम जैसे ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगेगी, जबकि उतनी ही क्रॉप को कम लगती है। द ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ द साइनोडोन डेक्टाइलोन इज अराउंड द 813 कंपेयर टू द 450 फॉर द पर्लपिलेट एंड द 430 फॉर द सोरगनम। This indicates that the more water is required to grow 1 ton of the wheats than 1 ton of the crop. Wheat consume water luxuriantly and exhaust soil moisture quickly, depriving the crop plants of moisture especially under the dry land conditions। इसीलिए हम रिकमेंडेड करते हैं जो वीट सीड्स होते हैं, वीट के जो प्लांट होंगे बहुत ज़्यादा सॉइल से पानी को सोचेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो अपनी सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा डिप्लीशन हो जाएगा। देन इसीलिए हम ड्राई लैंड में ये रिकमेंड करते हैं कि आप वीट सीड्स को उगने ही ना दें, जिससे कि हमारी एक सॉइल के अंदर मेंटेन मॉइस्चर अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। वीट कंज्यूम्स वैल्यूएबल स्टोर्ड soil moisture from the fallow field। Wheat growing in the fallow field consumes as much as the 7 to 12 hectare centimeter of the soil moisture, which is sufficient to produce 1500 to 2000 kilogram per hectare ऑफ द ग्रेन सोरगम इन द फॉलोइंग सीज़न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो फैलो फील्ड है उसमें भी ये अगर वीड हो रहे हैं तो वो अपनी जो सॉइल मॉइस्चर है उसको बहुत कम कर देंगी। कंपटीशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब वीट का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलती है कि जो वीट अपने CO2 के लिए भी कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। तो जो अपने C4 वीट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, दे कैन डिप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड टू ए वेरी लो लेवल compared to the crops when the carbon dioxide content is increased artificially from the 350 ppm to 700 ppm। The competitive ability of the C3 crop like the soybean increased compared to the its associated C4 wheat namely as a sorghum helpers। बट अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं ppm में, तो जो C3 प्लांट इसमें फिर क्या होगा एफिशिएंटली काम कर सकता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम है तो उस कंडीशन में हमारा C4 प्लांट अच्छे से काम करता है। अब हम देखें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एलिलोपैथी
इफेक्ट है। तो एलिलोपैथिक इफेक्ट सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, किसी एक प्लांट के द्वारा कुछ पदार्थ ऐसे सीक्रेट किए जाएंगे जिससे कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ क्या हो, इफेक्टेड हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एलिलोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सक्रीट सर्टेन केमिकल्स इनटू द सॉइल विच इनहिबिट द जर्मिनेशन and growth of the other plants in their vicinity, and this phenomena is called as a allelopathy. The degree of allelopathy effect depends on the plant species. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वीड स्पीसीज हैं जिनमें एलिलोपैथिक इफेक्ट दर्शाते हैं वो हैं अपने एग्रोपायरॉन रेपेंस, सोरगम हेल्पेंस हुआ, लेंटाना कमरा हुआ, एबुटिलॉन हुआ, देन थियोफरस्टी, साइप्रस रोडेंटस, यूफोरबिया मैकुलाटा, एम्ब्रोसिया सीटोचाया ईटीसी, इनमें क्या होता है, एलिलोपैथिक पाई जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें से द एक्सक्रीट्स फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ एम्ब्रोसिया रिड्यूसेस जर्मिनेशन एंड द सीडलिंग ग्रोथ ऑफ द सेवरल क्रॉप्स लाइक द व्हीट, ओट, टोमेटो एंड लीशन। जो वाइल्ड ओट की जो 2 से 4 अवस्था में जो एक्सक्रीट निकलते हैं रूट से, वो क्या करते हैं कि वीट्स के लिए टॉक्सिक की तरह काम करते हैं। द एक्सट्रैक्शन from the Abutilian Theophrasti decrease the water status of the soybean plant by its effect on the absorption of water. This induced the water shortage, caused stomatal closure and the breakdown of the chlorophyll in soybeans. ये इसके important allelopathic effect हैं। Then next जो important topic है वो है कि a critical period of wheat competition, मतलब कि wheat competition सबसे ज़्यादा कुछ क्रिटिकल पीरियड पे देता है, एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले तो हमारे लिए पता करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है वीट कॉम्पिटिशन का। तो वह सबसे छोटा टाइम स्पेन जो किसी क्रॉप ग्रोथ का, जिसमें कि हम अगर वीडिंग करते हैं, ठीक है, खरपतवार को अगर निकालते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न देगा। Period between the yearly growth during which wheat can grow without affecting crop yield and the point after which wheat growth does not affect the yield. The critical period of the wheat competition is around the 13 days for the most of the crops. तो जो क्रिटिकल वीट पीरियड होता है वो करीब 30-35 दिन के समथिंग अधिकांश क्रॉप के लिए होता है, जब टर्मिनेशन के 30-35 दिन बाद। Though the later emerged wheats may not influence yield of the crop, they grow and produce a seed which more wheat problem in the subsequent. अब कुछ के वीट्स क्या हो गए जो अब जैसे अपनी फसल उग रही है तो कुछ वीट्स लेट स्टेज में क्या उगेंगी और ग्रो करेंगी, तो वो इस साल तो यील्ड को डिफेक्ट नहीं करेंगे, बट क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट साल उससे फसल लेंगे तो उस टाइम पे इनके जो सीड्स रहेंगे वो हमारे लिए दिक्कत प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे ज़्यादा इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिटिकल वीट पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। जो राइस की जो ट्रांसप्लांटेड है उसमें 15 दिन से लेके 45 दिन तक का क्रिटिकल पीरियड होता है सोइंग के बाद। अगर अपलैंड राइस की बात करें तो पूरी इंटायर पीरियड ही क्रिटिकल पीरियड है, कभी भी आपको वीट इन्फेस्टेशंस नहीं होना चाहिए फील्ड में। देन सोरगम में 15 से लेकर 45 दिन, मेज में 15 से लेकर 35 दिन तक का क्रिटिकल पीरियड है, जबकि फिंगर मिलेट में 25 से 45 दिन का, सोयाबीन में 15 से 45 दिन का और ब्लैक ग्राम में 30 से लेकर 45 दिन का क्रिटिकल पीरियड होता है। अब हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स जो क्रिटिकल पीरियड होता है वीट कॉम्पिटिशन का उसको इफेक्ट करते हैं। तो critical period of wheat competition start with the beginning of the interference from wheat and when the crop cover the 80% of the soil। तो जो क्रिटिकल पीरियड हमारा वीट कंपटीशन का कब से प्रारंभ होता है, जब हमारा जो वीट है वो क्रॉप के साथ इंटरफेयर करना चालू कर दे या उसकी ग्रोथ के साथ दिक्कत देने लगे, कंपटीशन दर्शाने लगे। और ये जनरली एंड कब हो जाता है, जब हमारी क्रॉप करीब जो सरफेस सॉइल है उसको 80% अगर हमारी क्रॉप ने कवर कर लिया तो वीट को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है और रिड्यूस कर देती है, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंट उन पर करता है, जिसमें से पहला अपना नेचर ऑफ क्रॉप, फिर इसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या है, देन इसके बाद हम वैरायटी और फिर ग्रोइंग कंडीशंस। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ क्रॉप। तो देखो जो सोरगम हुआ, मेज हुआ, सनफ्लावर हुए, तो ये क्या करते हैं, फास्ट ग्रो होते हैं और फील्ड को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द व्हीट ग्रोथ इज अ शॉर्ट। इन अदर क्रॉप्स देखें लाइक द शुगर केन, पोटैटो, कॉटन, हुज इनिशियल ग्रोथ इज अ स्लो एंड दे आर वाइडली स्प्रेड,
दे टेक लॉन्गर टाइम टू कवर द सॉइल, क्रिटिकल पीरियड ऑफ द वीड कंपटीशन इज देयरफॉर लॉन्गर। तो जिन क्रॉप की ग्रोथ शुरुआती अवस्था में तेज होगी उनमें क्या होगा कि वो जल्दी कवर कर लेंगे फील्ड को, तो इस कारण क्या होगी, वीट की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। बट जिन क्रॉप जैसे कि शुगर केन हुआ, पोटैटो हुआ, कॉटन हुआ, इनमें क्या होती है कि ग्रोथ शुरुआती ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है, धीमी होती है, इसके कारण, और ये वाइडली स्प्रेड होते हैं, मतलब कि दूर दूर लगे होते हैं, तो इस कारण क्या होती है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते और इतने ज़्यादा सॉइल को कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए इनकी वीट कंपटीशन ज़्यादा होगा। देन वेराइटीज़, क्रिटिकल पीरियड ऑफ द वीट कंपटीशन इज देयरफॉर लॉन्गर। देन वेराइटीज़ की बात करें तो जो टॉल वेराइटीज़ होती हैं उनमें क्या होती है, प्रोफ्यूज टिलरिंग होती है और मोर फोलिएज प्रोड्यूस करेंगी और वो क्या कर लेंगी, ग्राउंड को जल्दी कवर कर लेंगी, तो इस कारण क्या होगा, वीट कम देखने को मिलेगा। बट जो ड्वार्फ वेराइटीज़ होती हैं उनमें क्या होती है, इरेक्ट ग्रोइंग होती हैं, शॉर्ट सूचर होता है उनका, इसके लिए इनका पीरियड ज़्यादा होगा। देन ग्रोइंग कंडीशंस में देखें तो जैसे कि अगर हम राइस को फ्लडेड कंडीशन में लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो अपना ग्राउंड कवर है उसको जल्दी कवर कर लेगा, तो इसके कारण क्या होगा, उसमें वीट का इन्फेस्टेशन कम देखने को मिलेगा। बट जो अपलैंड कंडीशंस हैं उसमें क्या होगा कि ज़्यादा इतनी ग्रोथ उस नहीं हो पाएगी शुरुआती अवस्था में, तो वो उसमें क्रिटिकल पीरियड पूरी थ्रू आउट द पीरियड बना रहता है। देन पीरियड ऑफ वीट ग्रोथ, द वीट्स इंटरफेयर विद द क्रॉप एट एनी टाइम दे आर प्रेजेंट इन द क्रॉप, थस वीट दैट आर द जर्मिनेट अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर मोर कॉम्पिटिटिव। जो वीट क्रॉप के साथ जर्मिनेट कर रहा है वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन देगा। शुगर कैन टेक्स अबाउट द 1 month टू complete इट्स जर्मिनेशन फेज, विल वीट्स रिक्वायर वेरी लेस टाइम टू complete इट्स जर्मिनेशन। अपन शुगर कैन की बात करें तो उसके लिए 30 दिन लग जाते हैं जर्मिनेशन करने में, जबकि जो वीट सीड्स होते हैं वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। बाय दैट टाइम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर यूजली smoothed by the weeds completely. First 1/4 of to 1/3 of the growing period of the many crops of the critical period। मतलब कि जो शुरुआती एक चौथाई या एक तिहाई जो क्रॉप का ग्रोइंग टाइम है वो क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है अधिकांश क्रॉप के लिए। इन डायरेक्ट सोन राइस मोर सेवियर वीट कॉम्पिटिशन दैन द ट्रांसप्लांटेड राइस। डायरेक्ट अगर सोइंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा ट्रांसप्लांटेड राइस के कंपेरिजन में। However, in the situations where the weeds germinate late, as in the dryland wheat and the sorghum, the late stage weeding is more useful than their early weedings. In general, for the most of the annual crops, first 20 to 30 days wheat period is a very important. So generally 20 से लेकर 30 दिन का जो वीड इन्फेस्टेशन पीरियड होता है एनुअल क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन वीड एंड क्रॉप डेंसिटी, तो इंक्रीजिंग वीट डेंसिटी, अगर वीट की डेंसिटी बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, क्रॉप की यील्ड को घटा देगा, और अगर क्रॉप की डेंसिटी अगर ज़्यादा बढ़ रही है फील्ड में तो वो क्या होगा, वीट को कम कर देगा। ये सीधा कंसेप्ट है इसमें। देन प्लांट स्पीसीज, तो वीड डिफर इन देयर एबिलिटी टू कॉम्पीट विद द क्रॉप्स एज अ सिमिलर डेंसिटी लेवल्स। जैसे कि हम बात करें एट ईयरली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कॉकलेवर, ज़ैंथियम, स्ट्रोमेरियम एंड द वाइल्ड मस्टर्ड आर मोर competitors of crops than the many grasses because of their fast growing leaves that shed the ground heavily. Then हम बात करें in dry areas, perennial weeds like the Canada thistle, Cirsium arvensis and the field vine weeds, Convolvulus arvensis, were more competitive than the annual wheat because of their deep root and the yearly heavy shoot growth. Composite stand of the weed species is always more competitive than a solid stand of the सिंगल वीट। तो मतलब अगर कोई कंपोजिट स्टैंड, मतलब बहुत सारे वीट्स का जो स्टैंड है अगर वो लगा हुआ है वीट फील्ड में है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा कंपटीशन करते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, बल्कि एक सिंगल वीड स्पीसीज के कंपैरिजन में। देन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सबसे पहले application of fertilizer during the early stages of the crop growth season when growth is a negligible was more beneficial to the crop। अगर हम शुरुआती अवस्था में ही फर्टिलाइज़र को एप्लीकेशन कर देते हैं वो थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जिस टाइम पे जो अपने वीट की ग्रोथ क्या हो कम उस टाइम पे, तो बैंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप विल बी द इनएक्सेसिबल टू द इंटर रोज। देन इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रस्टियन थेस्टले Salsola kali showed the similar growth in the both dry soils and the wet soils, where the large raps grasses Digitaria singulensis produces more growth on wet soils। ये जनरली देखने को मिलता है।
Abnormal soil reactions, very high or very low pH often aggravate wheat competitions. Wheat offer intense competition on the crops on the abnormal pH soils than the normal pH soils. In the acidic soils, Rumex, Acetosella and Pterodium species and Taraxacum stricta and Agropyron repens in the saline soil are the dominant weeds. अगर हम बात करें, अगर कोई सॉइल है उसमें अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है, जैसे कि अगर वो ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा क्षारीय है, तो हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप तो क्या है वो पर्टिकुलर उसके लिए संवेदनशील होती है, बट हमारा जो वीड है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वगैरह होता है इन सबके प्रति, वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए ही सूटेबल होता है, तो वो उसमें ज़्यादा कंपटीशन देता है। देन क्लाइमेट के, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर की देखें तो उसमें एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, इंटेंसिफाई वीट कॉम्पिटिशन। मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप वेराइटीज आर हाईली ससेप्टिबल टू सच क्लाइमेटिक कंडीशंस वेयर द वीट आर द टॉलरेंट टू देयर स्ट्रेसेस। अब देखो क्लाइमेटिक जो एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि अपनी ड्रॉट हुई, फ्लड हुई और एक्सट्रीम टेम्परेचर हुई, तो हमारी जो सामान्यतः जो क्रॉप्स हैं वो ससेप्टिबल होती हैं इन कंडीशंस के लिए। बट क्या होता है, जो वीट की क्रॉप, जो वीट हैं वो क्या होते हैं, इनके प्रति ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। इस कारण क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस आने पे वीट क्रॉप, जो वीट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीट्स, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल मतलब कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैल रहा है, वही जो हमने पिछले देख चुके हैं इससे पहले। तो विंड क्या है, मेन सोर्स है लॉन्ग डिस्टेंस वीट के डिस्पर्सल में। ये जो वीट सीड्स होते हैं बहुत कम वजन में होते हैं और ये विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर सकते हैं। सीरीज ऑफ ट्विस्टेड हेयर्स, बहुत सारी मैकेनिज्म भी पाई जाती हैं, जो कि नेमरा सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज़ में पहले से ही अपलोड कर दी है, जिसमें कि पॉइंट वाइज पॉइंट जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसमें अपलोडेड है। इसमें हम कंसेप्ट पे बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्ट ऑफ द पार्थेनियम इनटू द इंडियाज अलॉन्ग विद द फूड ग्रेन्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसए ड्यूरिंग द 1960s। 1960 में हमने जो यूएसए से फूड ग्रेन मंगाया था उसमें पार्थेनियम आ गया था। तो ये कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हैं। और जो जनरली एनिमल्स घास वगैरह खाते हैं, ग्रासेस वगैरह खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनके पाचन तंत्र में अधिकांश तो जो सीड्स होते हैं वीट्स के वो क्या हो जाते हैं, पाचित हो जाते हैं। बट कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, वो बाइबल बचे रह जाते हैं, जैसे कि 0.2% बाइबल सीड्स बच जाते हैं चिकन्स में, 6.4 बच जाते हैं सिप में, और 9.6% क्लैप्स में देखने को मिलता है। इसके बाद बताएं तो फार्म यार्ड जो मैन्योर होते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं वीट डिस्पर्सल का, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं अपन, तो उसमें वीट सीड्स वगैरह जनरली रहते हैं। And high wheat infestations observed in the basins of the sweet orange in the is mainly due to the application of the farmyard manure। इसके बाद हम देखें जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन किस किस पर डिपेंड करता है, तो ये सीड बैंक कितनी है, डिपेंड ऑन द सीड बैंक। डॉर्मेंसी क्या है, लॉन्गेविटी क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, इन पे डिपेंड करती है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं सीड बैंक क्या होती है। तो जो सॉइल में जितना डॉर्मेंट और जो बाइबल सीड उपस्थित है वीड के, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड बैंक बोलते हैं वीड की। तो सबसे पहले अपन बात करें जो ऊपरी जो 30 सेंटीमीटर की जो सतह होती है, जो अधिकांशतः वीड्स के सीड्स उसी में पाए जाते हैं। इफ़ ए न्यू सीड एंट्रीज आर प्रिवेंटेड द रिडक्शन इन द सीड पॉपुलेशन इज 20 to 50% पर ईयर। अगर कोई दूसरी जगह से अगर वीट सीड्स नहीं आ रहे हैं, तो जो अपनी फील्ड में वीट्स की जो सीड्स है वो 20 से 50% की दर से घट सकती है प्रति ईयर की। मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स डू नॉट एक्ट ऑन द डॉर्मेंट सीड्स। अब जो सीड्स हैं उन पे तो काम कर देगा बाइबल पे, बट जो डॉर्मेंट सीड्स हैं उन पे ये काम नहीं कर पाते हर्बिसाइड्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी क्या होती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट भी अगर हम सीड बाइबल सीड को प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे कि उसका जो सीड कोट है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, जैसे कि अपारगम में सीड कोट पानी के लिए, या फिर वो हो सकता है ऑक्सीजन के लिए अपारगम में इम्परमेबल हो। इसके बाद उसको सीड को लो टेम्परेचर चाहिए या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तभी वो जर्मिनेट करेगा, स्पेशल लाइट रिक्वायरमेंट हो उसकी, या फिर उसमें कोई जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैं, जो केमिकल्स वगैरह है वो जो उसके जर्मिनेशन को रोक रहे हैं, उनकी उपस्थिति हो उसमें, या फिर जो उसका एम्ब्रियो है वो परिपक्व ना हो, इमेच्योर एम्ब्रियो हो। तो ये सभी कारण क्या हो सकते हैं, डॉर्मेंसी के हो सकते हैं। एंड देन अपन बात करें तो वीट्स में मेनली 3 प्रकार की डॉर्मेंसीज पाई जाती है। एक होती है इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी, दूसरी होती है इनेट डॉर्मेंसी जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड डॉर्मेंसी बोलते हैं। इसके बाद होती है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी।
तो सबसे पहले बात करते हैं इनफोर्ड डोरमेंसी क्या होती है। इनफोर्ड डोरमेंसी क्या होती है कि अगर सीड्स डीपर लेयर में अगर चला जाए सॉइल में, तो उसमें कारण क्या होती है उसको कि जो रेड लाइट नहीं मिल पाती जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, तो इस कारण क्या होता है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। और अगर बात करें इननेट डोरमेंसी क्या होती है, तो जेनेटिकल फैक्टर्स वगैरह के द्वारा होती है, या फिर अगर कोई सीड्स में जो अपने जर्मिनेशन इनहिबिटर्स वगैरह पाए जाते हैं उनके कारण होती है। देन इंड्यूस्ड डोरमेंसी क्या होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के कारण होती है, जिसमें क्या पाया जाता है अपना हाई टेम्परेचर होगा, CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, वाटर लॉगिंग का वगैरह कंडीशंस। देन एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डोरमेंसी सी जो वीट सीड्स उनकी डोरमेंसी को दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो हम जिब्रेलिन का एप्लीकेशन देते हैं और दूसरा एथाइलिन। तो जिब्रेलिन क्या होता है, सॉइल में अनस्टेबल होता है, और एथाइलिन इज़ यूज्ड फॉर द सुसाइडल जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा। तो ये बहुत बार जो जेर आपने क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुसाइडल जर्मिनेशन जो स्ट्राइगा में सुसाइडल जर्मिनेशन होता है उससे कौन सा हार्मोन संबंधित है, तो वो अपना एथाइलिन संबंधित है, और सुसाइडल जर्मिनेशन टेक प्लेस इन, तो ये डायरेक्ट आंसर होता है स्ट्राइगा में देखने को मिलता है। देन बात करें लॉन्गेविटी, तो जो वीट सीड्स होते हैं बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, जैसे कि लोटस सीड्स फाउंड इन द लैक बेड इन द मंचूरिया वेयर द अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर ओल्ड एंड द स्टिल वाइबल, जो 1000 साल करीब पुराना और अभी भी जीवित है लोटस का सीड्स। और देन बात करें पीरियोडिसिटी, तो जैसे जैसे कई बरसात हो रही है, तो अभी बरसात हो गई तो कुछ सीड्स अभी जर्मिनेट हो गए, कुछ 15 दिन बाद हो गए, कुछ 8-10 दिन बाद हो गए, तो ये एक इस पर डिपेंड करता है कि अब जो 10 दिन बाद उनमें मैच्योरिटी आएगी, तो ये क्या होती है सिंक्रोनस मैच्योरिटी आ जाएगी। तो उससे कारण क्या होता है कि अगले साल भी वो डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा उसको, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है बीट्स के लिए। देन हम बात करें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की, तो जो लाइट होती है, लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डोरमेंसी एंड द जर्मिनेशन। अबाउट हाफ ऑफ द एनुअल वीट रिक्वायर द लाइट फॉर द जर्मिनेशन, मतलब कि जो आधे वीट सीड्स हैं वो उनको जर्मिनेशन चाहिए, लाइट चाहिए जर्मिनेशन के लिए। रेड लाइट क्या करती है, जर्मिनेशन को बढ़ाती है, जबकि अपन बात करें फार रेड लाइट होती है वो जर्मिनेशन को कम करती है, या ये डोरमेंसी को प्रमोट करती है। सीड्स रिस्पॉन्ड टू लाइट ओनली व्हेन दे आर इम्बाइब वाटर, सीड्स केवल तभी रिस्पॉन्ड करेंगे लाइट को जब उनमें वाटर का इम्बिबेशन हो जाएगा। देन अपन बात करें नाइट टिलेज रिड्यूसेस वीट जर्मिनेशन सब्सटेंशियली एज द सीड्स आर नॉट एक्सपोज्ड लाइट। Night tillage is the most effective against the small broad-leaved weeds such as the pigweed, ragweed, and nightshade, and wild mustard, and the common lamb squatter. It is not effective on the foxtail, brainyard grass, giant ragweed, and cocklebur. तो इनमें ये इफेक्टिव नहीं है नाइट टिलेज। दैन डे टिलेज कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द वीट सीड बैंक। इट इज़ रिकमेंडेड टू गो फॉर द ईयरली प्राइमरी टिलेज ड्यूरिंग द डे। अगर हम रिकमेंड किया जाता है कि ईयरली जो प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं ड्यूरिंग दिन में करें, और जो सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं उसको नाइट में परफॉर्म करना चाहिए। अगर हम टिलेज कम कर रहे हैं फील्ड में, तो उसके कारण क्या होगा कि जो अपने पेरेनियल वीट्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी संख्या टिलेज क्या करती है वो कम करती है। देन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है द स्पोर्स ऑफ द फंगाई और फ्रेगमेंट्स ऑफ द माइसीलियम इन द ड्राई और पाउडर्ड फॉर्म कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। तो अगर हम इसमें बायो हर्बिसाइड या माइको हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, जो फंगस के माइसीलियम्स हैं या उसके फ्रेगमेंट्स हैं या उसके स्पोर्स हैं, तो ये इसके ड्राई या पाउडर फॉर्म में हर्बिसाइड की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं माइको हर्बिसाइड बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें एक फाइटोप्थोरा पल्विवोरा है, तो फाइटोप्थोरा पल्विवोरा का यूज़ किया जाता है जो स्ट्रेंजल वाइन होती है सिट्रस ऑर्चर्ड में, उसको कंट्रोल करने के लिए, जबकि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम को यूज़ किया जाता है विच वीट को कंट्रोल करने में। देन सीडलिंग ग्रोथ में देखें तो डाइकोटिलिनियस जो सीड होते हैं, द्विबीजपत्री सीड्स होते हैं, उनमें जनरली टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो अपनी प्राइमरी रूट होती है डीप जाती है, और उसमें उसकी वाइड फोलिएज होती है। बट अगर अपन बात करें ग्रैमिनिकुल में, तो इनमें क्या होती है सेमिनल रूट्स इनिशियल निकलती है। और सबसे पहले बात करें तो जर्मिनेशन 3 से 4 दिन बाद हो जाता है प्लांटिंग के, एंड 1 वीक आफ्टर प्लांटिंग प्राइमरी रूट्स डेवलप्ड, द फर्स्ट नोडल रूट्स अपीयर्ड ड्यूरिंग 3rd वीक जस्ट बिफोर टिलरिंग। विद द अपीयरेंस ऑफ द क्राउन रूट्स प्लांट कमेंस ग्रोथ एट अ मच फास्टर रेट। द सेमिनल रूट्स डाई आफ्टर द 7th वीक, और जो 7th वीक के बाद क्या होती हैं जो सेमिनल रूट्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी।